हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स की पीवाईक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास देखिए, कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर की, ये बिल्कुल ठीक है। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें जो रेट जो होती है आपके पास वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाफ लाइफ फॉर ए जीरो डायरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ जो होती है वो होती है आपके पास आर नॉट बटे 2 की, ये जीरो ऑर्डर के लिए होती है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई रेट कांस्टेंट की। तीसरा कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, ये गलत है, यानी आंसर आपका यही है। मॉलिक्यूलरिटी बेटा कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ऑर्डर फ्रैक्शन जीरो हो सकता है। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये होता है, बिल्कुल सही है आपके पास। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए मेजर ऑफ। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो होती है उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है असर्शन आपकी कह रहा है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाती है, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन आपके पास बेटा गलत हो गया और रीजन आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, एकदम ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास न्यूमेरिकल है, कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू पी इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमें के की वैल्यू हमें दे रखी है 0.0030। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ए टू फॉल फ्रॉम दिस टू दिस। तो यानी कि आपके पास जो आर नॉट की वैल्यू है इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो है 0.10 एम, और थोड़ी देर बाद कितनी कंसंट्रेशन हो गई आपके पास आर टी, कितनी बची है हमारे पास 0.075। हाउ लॉन्ग यानी हमें क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर कह रहा है, एक सेकेंड। जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन होती है वो बेटा हमारे पास होती है के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर टी। तो टी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर टी, और बटे आपके पास हो जाएगा यहाँ पे की। तो आर नॉट हमें कितना दे रखा है बेटा 0.10 माइनस 0.075, और आपकी के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.0030। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन तो नहीं करूँगा भाई, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आंसर आपके पास आएगा वो आपका आंसर हो गया सेकंड में। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनियम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड S2 इफ K इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कह रहा है, तो हमने रिएक्शन यहाँ पे क्या लिख ली NH3, किस में टूटेगा बेटा N2 + 3H2 में टूटेगा। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि ये पीटी सरफेस है तो इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है, और उसने बोल भी रखा है कि ऑर्डर कैसा जीरो है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, 2NH3 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3H2 हो गया, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी रेट होती है वो किसके बराबर आती है, की। अगर मैं यहाँ से रेट निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी 1/2, ये अपॉन में आ जाता है DNH3 बटे DT बराबर क्या आएगा प्लस DN2/dt, क्योंकि
प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की पॉजिटिव आती है, बराबर प्लस 1/3 dH2/dt आपके पास। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो गई आपके पास? अब ये रेट किसके बराबर है? के ही बराबर है। तो के की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ओके। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2? N2 की पूछ रहा हमसे, तो N2 की तो सेम ही हो गई, इसको इसके बराबर आपने डायरेक्ट रख दिया, तो dN2/dt बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और यूनिट आपको पता ही है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमसे कह रहा है कि आप H2 की ओर बताइए, तो 1/3 dH2/dt किसके बराबर आएगा बेटे? हमें दे भी रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो dH2/dt, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4, और जो यूनिट आपके पास है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे पहले कह रहा है। तो यार ये रिएक्शन क्या होती है कि जो देखने में जनरली क्या लगती हैं? हायर ऑर्डर की लगती हैं, और एक्चुअल में क्या निकलती हैं? लोअर ऑर्डर की निकलती हैं, क्योंकि उनमें एक रिएक्टेंट जो है कभी जो है होता है वो लार्ज एक्सेस में होता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम? ए सूडो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए हायर ऑर्डर केमिकल रिएक्शन usually bimolecular that behaves like a lower order reaction, usually first order reaction. ठीक है, because one reactant is present in large axis. ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं आपके पास? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं आपके पास। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, CH3COO C2H5 प्लस H2O, एसिड के प्रेजेंस में CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो ये देखने में बाई मॉलिक्यूलर लग रहा है, सेकेंड ऑर्डर की लग रही है, हायर ऑर्डर की लग रही है, लेकिन एक्चुअल में कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है किस फॉर्म में? एक्सिस फॉर्म में बहुत ज़्यादा, या कोई एक रिएक्टेंट इनमें क्या होगा? एक्सिस फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। ये तो आप जानते ही हो कि 50% रिएक्शन क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, है ना। तो जिस समय पे वो रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन बोल देते हैं आपके पास। तो इसमें तो आपको कुछ मतलब डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद बना भी सकते हो इसको डायरेक्ट। ठीक है ना, वैसे मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा। क्या हुआ? द हाफ लाइफ, द टी हाफ of a reaction is the time required for the reactant
concentration, reactant concentration to fall one half of initial value is called हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. ठीक है, टी हाफ से प्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 0.693/K और हाफ के लिए क्या होता है R0/2K. ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है और ये आपके लिए ज़ीरो ऑर्डर के लिए होता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट. यानी ये हो गया R = K R⁻². हमने यहाँ कह दिया सेकेंड ऑर्डर है का कोई रिएक्टेंट है तो ये हो गया. हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड. सबसे पहले केस में क्या कर रहा है डबल्ड कर रहा है. मैंने इसको R1 मानने इनिशियली, यानी डबल कर रहा है यानी R की पे क्या रखना होगा हमें 2R रखना पड़ेगा. तो अब मेरा R2 नई रेट क्या हो जाएगी K 2R का होल स्क्वायर. तो R2 क्या हो जाएगी बेटा 4K R². इक्वेशन सेकंड. अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए. इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से R1/R2 बराबर K R²/4K R². अब इससे R² से R², K से K कट गया. क्या आ गया हमारे पास R1/R2 बराबर 1/4. तो R2 = क्या आ गया 4R1. यानी जो न्यू रेट है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी पुरानी वाली की. ठीक है. अब रिड्यूस टू 1/2 कह रहा है तो दूसरा पार्ट आप खुद करिएगा. यानी कि पहले R क्या था R था, अब क्या कर दिया आपने R/2 कर दिया. ठीक है. तो यहाँ 1/4 आंसर आ जाएगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है व्हाट इज द मीन्ड बाय रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन. आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर दिस. तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप इनको खुद कर सकते हो. आगे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, मतलब प्रॉब्लम करता हूँ. आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है K = कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम. तो कंसंट्रेशन मैंने ले ली मोल पर लीटर यानी लीटर इनवर्स की पावर 1 - n टाइम. अब हमारे सिलेबस में ना 3 ही है. पहला तो जीरो ऑर्डर है, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर है, तीसरा सेकंड ऑर्डर है. अब आप यहाँ n की वैल्यू 0 रख के देखिए तो क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 और नीचे आ गया सेकंड. तो क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. तो 0 ऑर्डर की यूनिट क्या हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. आप यह 1 रख के देखिए तो क्या हो जाएगा बताओ मोल लीटर इनवर्स 1 - 1/2. अब ये पावर क्या हो जाएगा 0. किसी की पावर 0 क्या होता है 1/2. तो आंसर क्या आ गया सेकंड इनवर्स. तो ये सेकंड इनवर्स है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा इसका ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा सेकंड ऑर्डर. अब यहाँ से निकाल के देखिए मोल लीटर इनवर्स 1 - 2/2. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर -1/2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स. तो ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इस सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट. पहला पॉइंट 50% रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है ये 20 मिनट में हो रहा है. और किस टेम्परेचर पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे. ठीक है. तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ से हम जो है ये हो गया. ठीक है. एंड सेम रिएक्शन सेम 50% ही रिएक्शन कितनी देर में हो रही है बेटा
5 मिनट में हो रही है। और कितने टेम्परेचर पे? 350 केल्विन टेम्परेचर पे। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इफ द रेट इफ इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। लेकिन यार न तो हमें यहाँ K1 पता है ना Q2 पता है, बाकी हमें पता है। अच्छा T1 में मान सकता हूँ कि T1 मुझे क्या दे रखा है, T1 हो गया 300 केल्विन और T2 मेरे पास हो गया बेटा 350 केल्विन। अब बात आ रही है यार कि ये K1 K2 कैसे निकालें। तो फर्स्ट ऑर्डर से यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो हम जानते हैं K1 यहाँ से क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन T यानी 20 मिनट। इक्वेशन 1 हो गई। और K2 यहाँ से क्या आ जाएगा दूसरी वाली से, फर्स्ट ये हाफ 50% का मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ, इसीलिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो K2 क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 5। ठीक है, तो ऐसी की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, log 0.693 अपॉन 5 बटे 0.693 अपॉन 20 बराबर EA अपॉन 2.303। R की वैल्यू हमारे पास ये रही बेटा 8.314, 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 350। अब देखो ये 4 बार कट गया, इससे पूरा कट गया, 4 ऊपर आ गया। log 4 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 350। और log 4 की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है बेटा 0.602 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 या 350 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 350। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो किस में आ जाएगी बेटा, जूल में आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, और अगर किलो जूल में निकालना है तो उसमें 1000 का हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 10 एक आपकी केस स्टडी कह रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन ए क्वेश्चन, मतलब रीडिंग पैसेज रेट ऑफ इलेक्शन इस तरीके से हमको कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ए का पहला आंसर क्या होता है, RDS क्या होता है, जिसपे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है जिस स्टेप पे डिपेंड करती है, क्या करती है बेटा, डिपेंड करती है। ठीक है, अब इससे आसान लैंग्वेज में ही लिख सकता मैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। और ये जनरली कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। ओके, याद रखना। दूसरा वहाँ से हमारे पास क्या कह रहा है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है कि आपकी एक केमिकल रिएक्शन जो कई सारे मल्टीपल स्टेप्स में होती है। ठीक है, या मल्टीपल स्टेप के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कंसिक्यूटिव एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रिएक्शन स्टेप्स में होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ना हो, बहुत सारे स्टेप हों, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं आपके पास। तीसरा आपसे पास कह रहा है क्वेश्चन बी वाला पार्ट आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आरएनएस की इक्वेशन है K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन RT। यहाँ से ये
और अच्छा निकल के आता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। नियरली क्या हो जाता है बेटा? डबल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। अच्छा, सी क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? सी, अच्छा और रह गया, पहले सी कर लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई, एक्स से वाई में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? के एक्स की पावर 2। ठीक है बेटा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम, अभी मैंने बताया व्हाट इज द रेट ऑफ, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने इसको R1 कह लिया। R2 इज इक्वल टू क्या जाएगा कि मैंने एक्स को कितना कर दिया? 3 गुना कर दिया कंसंट्रेशन को, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9K एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड किया मैंने, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K एक्स स्क्वायर अपॉन 9K एक्स स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 बेटा क्या बचा? 1 अपॉन 9। ठीक है, और हमारी R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 9R1, यानी कि हमारी नई रेट क्या हो जाएगी? पुरानी रेट की 9 गुना हो जाएगी आपके पास। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये हमने आपका छोड़ दिया था, बी और वाला, ये वाला, वाई इज मॉलिक्युलरिटी एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन वेयर एज ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? द स्लोएस्ट स्टेप in a complex reaction determine, जो भी मैंने बताया, determine the rate of overall reaction, hence जो आपका order of reaction होता है is applicable for elementary as well as complex reaction। ठीक है, और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी आपको जो देखने में लगती है वही होती है। ठीक है ना, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है आपके पास? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके पास? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। क्वाड्रपल्स का मतलब है कि आपका 4 गुना हो गया, यानी कि T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 293 केल्विन, और T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 313 केल्विन। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, यानी 4 गुना, यानी K1 की वैल्यू अगर हम K मान लें तो K2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4K हो गई। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन, एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। हमें क्या करना है? हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो निकालिए। आप कैसे निकालेंगे? हम जानते फॉर्मूला, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्या हो जाएगा आपके पास? log K2 की वैल्यू 4K, K1 की वैल्यू K, EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, 1 अपॉन 293 माइनस 1 अपॉन 313। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, अब K से आपका K कट गया, log 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.6020। अब आप कैलकुलेशन करके यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी बेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि जूल में आएगी, और अगर हमें किलो जूल में कन्वर्ट करनी है तो बेटा उसमें हम क्या करने पड़ेगा? 1000 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा आपके पास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे आपके पास कह रहा है एक्सप्रेस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आरएस इक्वेशन को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। कौन सी इक्वेशन है, तो अभी हमने बताया था क्या होता है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारी आरएनएस इक्वेशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड इज द राइट आंसर आपके पास। ठीक है, कह रहा फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर। स्लोप और इंटरसेप्ट हमसे पूछ रहे हैं आर और टी के बीच में। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या होती है, के टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आर नॉट माइनस आर होता है या आर टी होता है। और आर टी और आर ये एक ही चीज़ है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, आर टी हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर नॉट माइनस के टी। अब इसकी कंपैरिजन कर लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो एक्स एक्सिस पर टाइम है, ये रहा एक्स यानी यहाँ पे टी। तो स्लोप हमारा क्या हो गया बेटा, माइनस एम। तो स्लोप हमारे पास क्या हो गया बेटा, माइनस एम हो गया। सॉरी माइनस एम क्या, ये यहाँ पे क्या लिखा हो, माइनस की। तो स्लोप हमारे पास क्या हो गया, माइनस का की। और इंटरसेप्ट हमारे पास कितना हो गया, कितना काट रहा है बेटा, ये आर नॉट काट रहा है। तो इंटरसेप्ट हमारे पास हो गया बेटा आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ आ गया। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप जानते हैं आपके पास आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अगर आपकी कोई रेट लॉ आपका लिखा हुआ है तो रेट लॉ में क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, सॉरी पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ, यानी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। दूसरा ये हमारी कभी भी ये हमारी ज़ीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और ये जनरली कैसी वैल्यू होती है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा 1 नंबर। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो आप 11th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो, आपके पास इसमें तो कोई मसला है ही नहीं। ठीक है, ई से हम डिनोट करते हैं आपके पास। एडिशनल एनर्जी जो होती है, एडिशनल एनर्जी कहाँ तक, टिल थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, वही एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर T99.9% रिएक्शन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 टाइम्स। यानी मैं प्रूफ करना है कि T99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T50, हाफ लाइफ का मतलब T50 हो गया। तो सबसे पहली इक्वेशन हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 99.9 वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन के, इधर उधर भी हो जाते हैं, इंटू लॉ। जब परसेंटेज की बात है ना तो वहाँ ये फॉर्मूला लगाइए, ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो T99.9% का क्या केस आ गया आपके पास, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग। स्टार्टिंग में हमारा 100% रहा होगा, अब कितना हो गया कंप्लीट 99.9%। तो T99.9% कितना आ गया, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100 अपॉन 0.1 आ गया। अब 0.1 को मैं क्या कर लूँ, पॉइंट हटाया, यहाँ पे क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है भाई, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि T99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10 की पावर 3। जब मैं इसको आगे लूँगा तो क्या हो जाएगा, T90.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 लॉग 10, और लॉग 10 के लिए 1 होती है, इक्वेशन मैंने 1 बना दी। अगर मैं अब T50 लेता हूँ तो ये तो मुझे डायरेक्ट पता ही है, क्या होगी बताइए, 0.693 अपॉन, सॉरी इसको ऐसे नहीं करते, वैसे ही करते हैं, 2.303 अपॉन के
इंटू लॉग स्टार्टिंग में 100/100 - 50। क्या निकल के आया? T50 इज इक्वल टू 2.303/K इंटू लॉग, हमारे पास क्या आ जाएगा 100/50। कितनी बार कट जाएगा बताइए? 2 बार log 2। ठीक है, अब इनको क्या कर दें हम? डिवाइड कर दें। डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10 टाइम्स। देखिए ये T50% इज इक्वल टू 2.303/K इंटू log 2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। T99.9/T50 बराबर 2.303/K इंटू 3, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। 2.303/K इंटू log 2, यानी 0.3010, इससे कट गया। अब इससे 0.3 से 3 अप्रॉक्सीमेशन कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। तो T99.9/T50 इज इक्वल टू 10/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T50%। इस तरीके से हम जो है प्रूफ कर सकते हैं आपके पास बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग species taking part in a reaction is called molecularity of reaction। ये ज़ीरो हो सकती है, सॉरी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव भी आपके पास ये, एक सेकेंड, कभी भी नेगेटिव भी बेटा ये नहीं हो सकती। और ये कैसी वैल्यू होती है? ये हमारी वैल्यू होती है थियोरेटिकल वैल्यू, और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अभी मैंने बताया, जो क्या कंसिस्ट होती है? मैनी स्टेप, जो कई सारे स्टेप में कंप्लीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं आपके पास। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो फ्रैक्शन क्या होता है? E⁻⁻⁸ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है डिफाइन हाफ लाइफ। तो इसको तो हम ऊपर कर ही चुके हैं। अब आ रहा है इफेक्टिव कॉलिजन। तो कॉलिजन थ्योरी आपके पास क्या कहती है कि A+B से आपके पास पहले ट्रांजिशन स्टेट AB बनेगी, और अगर इनका कॉलिजन इफेक्टिव हुआ तो आगे जाके आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये कॉलिजन इफेक्टिव नहीं हुआ तो ये वापस, मैंने देखो एक क्लेम का साइन बनाया, ये वापस आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन वापस आ जाएगी। तो इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखा CH3Cl + OH-, और एक मैंने इसकी रिएक्शन जो कराई, ये मैंने आपकी रिएक्शन जो करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड। तो आप ये देखो क्लोरीन पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, तो ये रिपेल करेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए कैसी ओरिएंटेशन है? इनप्रॉपर ओरिएंटेशन है, इनप्रॉपर ओरिएंटेशन। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। दूसरा क्या है? अगर मैं बैक साइड से अटैक करता हूँ तो इस पे पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बैक साइड से अटैक करता हूँ तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और तो आपका अटैक, अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आपको इफेक्टिव कॉलिजन चाहिए, तो भैया पहला पॉइंट आपका हो गया कि भैया कैसा होना चाहिए आपके पास? ये बैक वाला आपके पास ओरिएंटेशन जो है, अटैक करने की जो साइट है वो आपकी सूटेबल होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। और दूसरा आपके पास है
थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी इसका एक एनर्जी आता है एनर्जी बैरियर। अगर आपकी रिएक्टेंट आपस में कॉलिजन करके इतनी एनर्जी, भाई जो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम, उतनी एनर्जी अगर गेट मतलब ऑक्यूपाइड कर पा रहे हैं तब जाके कॉलिजन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा आपके पास। तो दो चीज़ होती, प्रॉपर ओरिएंटेशन और दूसरा होता है एनर्जी बैरियर। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए आपके पास, अटैक होना चाहिए, और कॉलिजन मतलब इफेक्टिव कॉलिजन मतलब ऐसा कॉलिजन होना चाहिए जिससे एनर्जी, जो कम से कम एनर्जी हमें जो चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो पार हो जाए, एबव हो जाए, तो आपके कॉलिजन कैसे कहलाते हैं, फिर ये इफेक्टिव कॉलिजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या आ रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 4 टाइम, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपके पास हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर हम 4 गुना बढ़ा दें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और वो 16 गुना रेट बढ़ रही है, तो भाई उस पर स्क्वायर होगा तभी तो 16 हो जाएगा, वो तो सेकंड ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट कह रहा था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, ये बिल्कुल सही कह रहा है, यानी आर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, के आ जाता है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी के की और रेट ऑफ रिएक्शन आर की, दोनों की क्या होती है, सेम होती है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आपका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, पहला जैसा क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है जो बार बार पूछ रहा था। शो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन रिक्वायर 99%, यानी T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90, और ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले T99 ले लिया, क्या हो जाएगा बताओ, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखो सबसे पहले ना बोर्ड में ना फॉर्मूला ही लिखना है आपको, पहले आपने ये टी करके लिख लिया। अब यहाँ आगे आप कंप्लीट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99, तो 1 आएगा। तो T99.9%, सॉरी T19, सॉरी यार ये मैं वही पुराना माइंड में चल रहा है अभी। T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100, इक्वेशन 1 हो गई है। ऐसे हम T90 अगर हम निकालेंगे तो T90 क्या निकल के आएगा बताइए मुझे, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ए की जगह पे 100 अपॉन 100 माइनस 90, 10 आ जाएगा, और 10 से कितनी है, 10 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10, इक्वेशन सेकेंड। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो T99% बटे T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100 अपॉन 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 10, इससे पूरा कट गया। लॉग 100 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 2, तो आगे क्या आ जाएगा, 2 log 10, और नीचे log 10 बचा ही है, log 10 से log 10 करें तो क्या बचा, बस 2, तो T99 अपॉन T90 बराबर 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, तो क्या निकल के आ जाएगा, यही हमारा निकल के बेटा आ जाएगा कि T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T90%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन क्वाड्रपल। तो यार ये ना रिपीट क्वेश्चन है, अभी हम कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 23वां कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है टेक 40 मिनट फॉर 75% कंप्लीशन, 75% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 40% ले रहा है।
कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, के निकाल दीजिए आपके पास। तो आपके पास हमें टी हमें दे रखा है 40 मिनट, ठीक है। 75% के लिए कंप्लीशन, यानी कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 75%। तो के निकाल दीजिए, हम जानते हैं के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग ए कितना 100 अपॉन 100 माइनस कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 75। तो कितना बचा बच्चा बताओ, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग 100/25। तो कितनी बार कट गया बेटा ये, 4 बार, लॉग 4। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग 4। लॉग 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 2 log 2। आप इसको आप वो कर दीजिए, 2 से कितनी बार कट गया, 20 बार। log 2 की वैल्यू लगा दीजिए, के इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 20, और आंसर आप यहाँ से निकाल लीजिए। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए, द स्लोप ऑफ इन प्लॉट ln(r) वर्सेस t फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। देखिए आपके पास जो इक्वेशन होती है वो ये होती है आपके पास, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग R0/RT। लेकिन इसमें ln कह रहा है, तो जब ln कह रहा है तो इक्वेशन भाई ये ना बन के आपकी इक्वेशन हो जाएगी k इज इक्वल टू 2.303 हट जाएगा यहाँ से, मैं आपको दोनों ही लिख देता हूँ, 2.303 अपॉन टी लॉग R0/RT। ये आया R। अब इसमें अगर लॉग की जगह ln लेना है तो क्या हो जाएगा, 1/t ln R0/RT, ठीक है। अब हमें y एक्सिस पे क्या लेना है, ln R लेना है, और टाइम जो t है वो x एक्सिस पे लेना है। तो मैं कह सकता हूँ कि ln R0 माइनस ln RT या R बराबर kt। ये तो हुआ। अब इसको, क्योंकि log a/b क्या होता है, log a माइनस b होता है। अब इसको हम इधर लेके इस तरफ ले गए तो क्या अरेंज करने पे क्या आ जाएगा, ln RT या R बराबर आपके पास आ जाएगा ln R0 माइनस kt। स्लोप हमसे पूछ रहा आपके पास यहाँ। अब ये मैंने y एक्सिस पे इसको ले लिया, ये देखिए y एक्सिस पे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है आपका ln R, और यहाँ ले लिया मैंने t। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये तो c हो गया, और स्लोप हमारा क्या हो गया, माइनस का। तो ग्राफ तो इस तरीके से बनेगा। इंटरसेप्ट क्या हो गया बताइए, ln R0, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप क्या हो गया बेटा हमारे पास, माइनस का k। तो माइनस का k इज द राइट आंसर। लेकिन अगर बेटा ये ln ना करके log R बोलता तो हमारा आंसर हो जाता है थर्ड वाला, ठीक है। बस ये अंतर है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है 3a इज इक्वल टू 2b द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी जब रेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 dA/dt बराबर प्लस का 1/2 dB/dt। अब इस 3 को आप इधर पहुंचा दो तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3/2 dB/dt, और ये माइनस इधर जाएगा तो साइन भी किसका हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, -3/2 d/dt,
ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये सेम अभी हमने क्वेश्चन किया है। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% 30 तो 320 10 मिनट ले रहा है, कैलकुलेट द ई ए और दस करके। वही चीज़ है हमारे पास, कौन सा फॉर्म लगेगा, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये चीज़ है। देखिए क्या हुआ आपके पास, लॉग K2 की वैल्यू हमारे पास, K2 K1 की वैल्यू है नहीं हमारे पास, तो हम निकाल लो 50% रिएक्शन 30 मिनट में हो रही है 300 केल्विन पे। T1 कितना हो गया 300 केल्विन, 30 मिनट में हो रही है 50%, तो K1 यहाँ से क्या हो गया 0.693, क्योंकि हाफ लाइफ हो गया है, कितना आ जाएगा 30। ऐसे K2 कितना आ जाएगा बेटा 0.693, कितनी देर में हो रही है 10 मिनट में, तो वैल्यू लगा दो 0.693 अपॉन 10 अपॉन 0.693 अपॉन 30, इससे कट गया ये 30 ऊपर 10 नीचे, तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया log 3 ई ए अपॉन 2.303 आर की वैल्यू बेटा ये पुट कर दीजिए 8.314 1/T1, T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300 माइनस 1/T2 320। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, log 3 की वैल्यू हमें दे भी रखी है 0.4771 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट 1/300 माइनस 1/320, और सॉल्व करके आंसर आपका किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा था स्लोप ऑफ प्लॉट आर वर्सेस टाइम फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज ही आपके पास इक्वेशन क्या होती है, आर नॉट माइनस आर या आर टी बराबर क्या होती है के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है हमारे पास। तो आर नॉट और इसमें हमें खींचना है, तो आपके पास आर में, तो इसको हम इधर लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस के टी। अब ये वाई एक्सिस पे हमने आर ले लिया, एक्स एक्सिस पे टी ले लिया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स तो टी है प्लस सी, तो सी क्या हो गया आर नॉट, और स्लोप क्या हो गया माइनस का के, तो माइनस का के इज द राइट आंसर, तो स्लोप आपका आ गया माइनस का के। नेक्स्ट कह रहा है फॉर रिएक्शन 2a इज इक्वल टू 3b द रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए ओवर डी टी। अब ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए, वैसे अभी कराया था हमने आपके पास, ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। द स्लोप इन द प्लॉट log आर नॉट अपॉन आर से वर्सेज टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log आर नॉट बटे आर या आर टी, ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब मुझे इसको वाई एक्सिस पे रखना है, तो इसको इधर ले जाऊं, तो मैंने क्या किया log आर नॉट बटे आर बराबर के टी अपॉन 2.303। अब मुझे ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है, log आर नॉट बटे आर और इधर ले लिया हमने टाइम, तो ये वाई एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो इंटरसेप्ट यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, और स्लोप क्या हो गया आपके पास एक्स टी यानी k अपॉन यानी प्लस का k अपॉन 2.303 यानी a इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन calculate the rate of reaction if the rate of disappearance of N2, calculate the rate of reaction if the rate of disappearance of N2O5 is this। रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे बेटा आपके पास, लेकिन इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, पहले इसकी रेट निकाल लीजिए -1/2 D N2
O5/dt बराबर प्लस 1/4 DNO2/dt जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, एंड इज इक्वल टू TO2/dt प्लस, अब N2O5 की दे रखी है तो इनमें से जिसकी निकालनी हो तो इधर ये 4 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। 31 कह रहा है असर्शन द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड ऑफ हाफ लाइफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो असर्शन इज राइट। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल। इन फर्स्ट ऑर्डर भाई ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693/K। तो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं फॉर्मूले पे, यानी जो टी हाफ होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है फर्स्ट ऑर्डर की, याद रखना। तो इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक तो भैया ये क्या है, गलत है। तो असर्शन हमारा क्या है, सही है, और रीजन हमारा जो है वो क्या हो गया बेटा आपका, गलत हो गया। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अभी बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये भी बताया कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फॉर ए रिएक्शन A+B इज इक्वल टू P द रेट लॉ इज गिवन बाई दिस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। ये 1 है तो क्या आ जाएगा 1 + 2, आंसर कितना आ गया 3/2, हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट, यानी हमें K की वैल्यू दे रखी बेटा 2 × 10⁻³ हाउ लॉन्ग विल 6 ग्राम दिस रिएक्टेंट रिड्यूस टू 2 ग्राम, यानी R0 की वैल्यू हमारे पास थी 6 ग्राम। हाउ लॉन्ग, कुछ समय बाद हमारे पास ये जो रिड्यूस होके कितना आ गया RT 2 ग्राम आ गया, यानी हमसे T पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम जानते हैं T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/K इंटू लॉग R0/RT। अब सॉल्व कर दीजिए, T इज इक्वल टू 2.303/K की वैल्यू 2 × 10⁻³ इंटू लॉग 6/2, तो कट के आ जाएगा log 3, और log 3 की वैल्यू मैंने आपको बहुत जगह दी हुई है, यहाँ वैल्यू लगा के आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि सेकंड इन्वर्स दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है बेटा राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट हो जीरो ऑर्डर। तो यार ये बार बार हम लिख ही रहे हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ये तो आप खुद कर ही लोगे। 36 अभी हमने ग्राफ खींचा, देखिए log R0 वर्सेस R के बीच में हमने, देखो ये रहा है ना। तो ये कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर थी आपके पास। तो कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप क्या आया था मेरे बेटा, स्लोप ऊपर देखिए, स्लोप हमारे पास आया था +K/2.303। तो क्या आया +K/2.303। तीसरा क्या है, रिलेशन बिटवीन K एंड T हाफ, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ में क्या ऑर्डर होता है, रिलेशन T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। ये हमारा रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ ln R वर्सेस टाइम, ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप खुद करेंगे और निकालेंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ दिस, कैलकुलेट E। देखो E K का फॉर्मूला हमारे पास होता है A × E⁻EA/RT, EA निकालना है। एंड रेट कांस्टेंट फॉर हाफ लाइफ, इफ हाफ लाइफ इज दिस, और रेट कांस्टेंट तो निकाल लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अब यहाँ इसकी कंपेरिजन में इससे करूँगा तो आपकी E की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 × 10⁻14, सेकेंड वर्ड्स तो यूनिट है। अब E की पावर यानी -E/RT की कंपैरिजन में किससे कर दूं बेटा, इससे कर दूं,
माइनस 25,000 बटे टी, के तो यूनिट है केल्विन, टी से टी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25,000 इंटू आर। आर की वैल्यू आप जानते हो क्या होगी 25,000 इंटू 8.314 जूल में आ गई। यही हमें निकालना है। कह रहा रेट कांस्टेंट इफ इट्स हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, या उल्टा भी कर सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब हमें टी हाफ दे रखा है 300 मिनट, तो हमें के निकालना है, तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 0.693 अपॉन 300, और यहाँ से आप आंसर बेटा निकाल सकते हो। और के की जो यूनिट आएगी वो सेकंड इनवर्स होगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास आता है बेटा 2k अपॉन आर नॉट। सॉरी एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या होती है के टी इज इक्वल टू होती है आर नॉट माइनस आर टी। ठीक है भाई, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर टी बटे के। हाफ लाइफ क्या होता है कि जब हमारा आधा बन जाए, तो आर टी, अब आर टी को आधा कर दो, इसको रिप्रेजेंट हमने टी हाफ से कर दिया, तो आर नॉट माइनस आर नॉट बटे 2, ये कैल्शियम ले लिया बटे की, तो एक में से आधा गया तो क्या आ जाएगा आर नॉट बटे 2, और के तो नीचे है ही है, तो सॉरी फोर्थ इज द राइट आंसर। और ये किसके लिए होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। और याद रखना टी हाफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, किस ऑर्डर में जीरो ऑर्डर में, लेकिन टी हाफ जो है डिपेंड नहीं करता है आर नॉट पे, किस पे फर्स्ट ऑर्डर में, तो फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, और जीरो ऑर्डर पे आपके पास क्या करता है डिपेंड करता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। राइट द कंडीशन अंडर विच ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन follow the second order kinematics. Write the condition under which a biomolecular reaction follow the first order reaction. तो हमने बता ही दिया कि आपका एक रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट आपका कैसा हो लार्ज एक्सेस में होता, तो आपका जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है यानी जो हायर ऑर्डर रिएक्शन लिख रही है वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहला जाएगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू कंडीशन फॉर कोलेजन टू बी इफेक्टिव। तो मैंने आपको बताया टू कंडीशन, पहला क्या है प्रॉपर ओरिएंटेशन, ऊपर मैं डिटेल में बता चुका हूँ ओरिएंटेशन, और दूसरा आपके पास है एनर्जी बैरियर, कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी तो पार होनी चाहिए आपके पास एनर्जी बैरियर। ठीक है, हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी डिफर टूवर्ड्स ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो ये बेटा ऊपर मैं आपको करा चुका हूँ, ये आपका रिपीट आ चुका है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये टी हाफ जीरो मतलब हाफ लाइफ है, और ये बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कौन सी ऑर्डर होगी बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया जीरो ऑर्डर। अभी मैंने बताया कि जो टी हाफ होती है वो जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड बेटा वो नहीं कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि a प्लस टू बी इज इक्वल टू सी बन गया हमारे पास। सॉरी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, राइट द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें निकालनी है यार, ये क्वेश्चन 3 नंबर में मोस्टली आपके पास आता है। तो सबसे पहले हम जनरली हम मान लेते हैं कि r इज इक्वल टू क्या हुआ k, a की पावर को हमने x मान लिया और b की पावर को हमने y मान लिया, ये जनरल इक्वेशन हो गई हमारी। पहली रेट हमारे पास क्या कह रही है 4.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के, ए कितना है 0.2 की पावर x और b कितना है 0.3 की पावर y, ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ऐसी दूसरी इक्वेशन पे आ जाइए आप बेटा, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के, क्या हुआ 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y, और ये इक्वेशन हमारी होगी बेटा सेकंड। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, इसको हम 16.8 इंटू 10 की पावर -2 कर सकते हैं।
अगर आप करना चाहें तो आप कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 16.8 इंटू 10⁻² बराबर के 0.4 की पावर x एंड 0.3 की पावर y। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ऐसे ही इसको बेटा 2.4 के पे 24.0 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए जिससे। क्या हुआ? 24.0 इंटू 10⁻² बराबर के 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। इक्वेशन हो गई 4। अब आप देखो ये रेट किससे कट सकती है, किस इक्वेशन में कट सकती है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या है मेरे पास? 24.0 इंटू 10⁻³ 2 नहीं है बेटा, ये बटे 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर क्या है बेटा? ये कि 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y अपॉन के 0.1 की पावर x एंड 0.1 की पावर y। अब यहाँ तो आपके पास जो है ये सारा का सारा ही आपके पास क्या हो जाएगा, कट गया आपके पास। तो शायद कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कैलकुलेशन मैंने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, 1 मिनट दीजिए, देखता हूँ मैं इसको। हाँ, तो ये प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा मैं मिसप्रिंट कर गया हूँ बेटा। यहाँ पे जो है वो 0.4 है, 0.4। तो इसको बेटा मैंने क्या कर लिया, ये अब 0.4 आ गया। तो अब यहाँ से ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 4 की पावर y। अब ये पूरा कितनी बार कट जाएगा? ये भी हमारे पास कट जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 की पावर y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 का डिवाइड इक्वेशन 1 से कर देता हूँ। देखिए क्या मिला, 16.8 इंटू 10⁻² अपॉन 4.2 इंटू 10⁻²। 16 वाली इक्वेशन लिखिए बेटा, के 0.4 की पावर x एंड 0.3 की पावर y बटे के 0.2 की पावर x एंड 0.3 की पावर y। अब आप अगर यहाँ देखते हैं तो ये y वाली टर्म पूरी कट गई, के से के कट गया, इससे ये पूरा कट गया। कितनी बार आ गया बेटा? ये 4 बार, है ना। अब देख लीजिए, और ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, यहाँ से ये कट जाएगा 2 की पावर x। अब 4 को मैं 2 की पावर 2 कर सकता हूँ, 2 की पावर x, बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ एक्शन विद रेस्पेक्ट टू a एंड b। तो a के रेस्पेक्ट में कितना निकला? a में हमने x माना था, तो a के रेस्पेक्ट में हमारा निकला है, a के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, और b के रेस्पेक्ट में निकला है बेटा फर्स्ट ऑर्डर। क्या राइट द रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। तो रेट लॉ क्या हो जाएगी? r इज इक्वल टू के a की पावर, अब x के पे क्या कर दूंगा बेटा मैं? 2, और b के पे क्या कर दूंगा? 1। तो ये आ गया रेट लॉ। ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन यानी 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। अब यहाँ से आप कोई भी रेट उठा के आप रेट कांस्टेंट निकाल दीजिए। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, तो क्या हो जाएगा बताइए? 4.2 इंटू 10⁻² बराबर के मुझे निकालना है 0.2 की पावर 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 2 है, एंड 0.3 की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ से आप k की वैल्यू जो निकालेंगे क्या आ जाएगा? 4.2 इंटू 10⁻² अपॉन 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.3 आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज योर आंसर आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए रिएक्शन 2H2O2 इज इक्वल टू आई माइनस, हमारे पास रीजन दे रखा है अल्कलाइन मीडियम में 2H2O बन गया, और हमारे पास O2 क्या हो रहा है? आपके पास बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बताना है राइट द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन। तो जो रेट लॉ होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, जो रेट होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, नहीं इस पे डिपेंड कर रहा होगा।
यानी R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा K H2O2 ये वाला, और किस पर डिपेंड कर रहा होगा I माइनस, इन पे आपके पास क्या कर रहा होगा बेटा, ये डिपेंड कर रहा होगा आपके पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है आपके पास राइट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दिख ही रहा है, 1+1 आंसर कितना आ जाएगा 2, ये 1 ये 1। तीसरा कह रहा है आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज रेट डिटरमिन स्टेप। पहले और दूसरे में से कौन सा रेट डिटरमिन स्टेप है, तो स्टेप 1, क्योंकि हम आपको बोल चुके हैं कि स्टेप 1 आपके पास कैसा है, रिटर्न स्टेप क्यों है, क्योंकि ये स्टेप कैसा है बेटा, ये स्लो है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% कंप्लीशन। तो आपके पास T इज इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन K इंटू लॉग 100/100 माइनस 25। कितना टाइम ले रहा है बेटा, ये 20 मिनट। तो टाइम किया पे मैंने क्या कर दिया 20 मिनट। तो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन K इंटू लॉग 100/75। K को इधर ले गया, K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग 100/75। 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 3 75। तो यहाँ से हमारी K की वैल्यू आ गई, यानी 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3, क्योंकि लॉग A अपन B क्या होता है, ये होता है। तो 2.303 अपॉन 20, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021 माइनस 0.4771। तो यहाँ से हम बेटा किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, K की वैल्यू हम यहाँ से आ जाएगी। अब 75% आपके लिए टाइम पूछ रहा है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K है ना इंटू लॉग 100/100 माइनस 75। तो अब कितने बचेंगे 25 बचेंगे। तो 25 से कितनी बार कटेगा बेटा, ये 4 बार, लॉग 4। तो 2.303 अपन की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी यहाँ रख देंगे, इंटू लॉग 4 की वैल्यू कितनी है 0.6010, और हमारा आंसर यहाँ मिनट में निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड बाय दिस शो दैट इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर उसने कह दिया हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हमें ना K की वैल्यू सेम निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम K की वैल्यू अगर निकालते हैं तो फार्मूला क्या आएगा 2.303 अपॉन T, कितना टाइम ले रहा है नीचे से 0 से 300, यानी 300 माइनस 0 इंटू लॉग R0/RT। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बटे 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 अपॉन 300 इंटू, अब जब इसको आप काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा log 2। तो ये पहला पार्ट आ गया क्वेश्चन 1। अब दूसरा जब आप निकालोगे तो K इज इक्वल टू क्या निकालोगे 2.303 अपॉन क्या आ रहा है आपके पास 600 आ रहा है इंटू लॉग R0 कितना बेटा देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बटे 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब इससे ही कट गया, आंसर कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 600 इंटू लॉग 4 को मैं कर सकता हूँ 2 log 2, तो 2 से कितनी बार कट गया 300। तो K की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ गई 2.303 इंटू log 2। तो दोनों जगह से आप देख सकते हैं 300 तो नीचे ही है कि वैल्यू क्या आ रही है K की सेम आ रही है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास है। T हाफ निकाल लीजिए। अब T हाफ जब यहाँ से K की वैल्यू जो आ जाएगी, T हाफ क्या होता है आपके पास 0.693 अपॉन K। जो वैल्यू K की आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए रिएक्शन आर इज इक्वल टू पी हाफ लाइफ टी हाफ इज ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टी हाफ जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन, तो कौन सी ऑर्डर होगी बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऊपर हमने बताया भी, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए आपके पास क्या कह रहा है आपसे, कह रहा था रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इस तरीके से दे रखा है और ई और के हमें निकालना है। तो इसकी कंपैरिजन आप किससे कर दो, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी से। तो इसकी कंपैरिजन आप इससे कर दीजिए, तो ई ए अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन टी, वो केल्विन यूनिट है आपकी। टी से टी कट गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1.0 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 2.303 इंटू आर, 1.0 इंटू 10 की पावर 14 इंटू 2.303 इंटू 8.314। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे जूल में आपका निकल के आ जाएगा। कह रहा रेट कांस्टेंट, सॉरी इफ़ इट्स हाफ पीरियड इज टू बी 300 रेट कौन, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो के इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ हमें कितना दे रखा है 0.693 अपॉन 200। और यहाँ से हम इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व आगे कर सकते हैं आपके पास। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कह रहा है फॉर ए रिएक्शन 2NH3Pt। देखो प्लेटिनियम सरफेस या कभी मेटल सरफेस आता है तो ऑर्डर बेटा जीरो ऑर्डर हो जाता है, और उसने क्या भी दी रेट इज इक्वल टू की, तो ऑर्डर क्या हो गया जीरो। मॉलिक्यूलरिटी जो देखने में लग रहा है कितने हैं आपके पास, रिएक्टिंग स्पीसीज 2 हो गया। व्हाट इज यूनिट ऑफ के, तो जीरो ऑर्डर की क्या होती है भाई, के की यूनिट हमने बताई थी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। एन के पे जीरो रख दो, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 0 अपॉन टाइम आपके पास। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 अपॉन नीचे क्या है सेकंड। तो आंसर क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी क्या आ गई यूनिट ऑफ के आ गया। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 50 कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फॉर द 90%। तो ये आपके पास होमवर्क है, आपका वही फार्मूला लगना है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लॉग, मतलब वही वाला फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू पी, आर इज इक्वल टू की ए और बी की पावर 2, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो जनरली बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, कहते हैं भैया 1 + 2 आंसर हो जाएगा 3, लेकिन ये गलत हो गया। कह रहा है ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस, जब भी लार्ज एक्सिस में कहेगा उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो जब हम काउंट नहीं करेंगे आपके पास तो ये क्या हो जाएगा, ए को हटा दिया तो हमारा कौन सा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो ये आपका केमिकल काइनेटिक जो PYQ था बेटा कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इस वीडियो से अगर देख के करेंगे PYQ तो आपका मोस्टली चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।